ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले देखते हैं। अच्छा, जो भी ज्वाइन कर ले कमेंट में बता दे कि हमने ज्वाइन कर लिया है, तो स्टार्ट करें डेमो क्लास को। अच्छा, किसने ज्वाइन करा है तो नीचे से कमेंट में बता दे प्लीज़, तो जैसे हम आगे से कंटिन्यू करें। प्लीज़ कमेंट में अगर किसी ने लाइव ये सेशन ज्वाइन किया है तो कमेंट में बताते हैं, जिससे हम इससे आगे कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके पास, आपके हाथ में बुक होना चाहिए लाजमी तौर पे, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में जो बुक की लाइंस हैं वो नज़र ना आए। ठीक है, तो हो सकता है कि बुक्स की लाइंस नज़र में ना आए, लेकिन मैं पढ़ता जाऊंगा, उसके साथ साथ आप भी चलते जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जिसने ज्वाइन किया होगा तो वो आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इंट्रोडक्शन से चलते हैं। माय नेम इज़ इम्तियाज़ अली, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम SCMC लाड़काना। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट। सो जो फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिस्ट। तो इस टॉपिक के 3 पैराग्राफ हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे जो हीट का ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, और सेकंड पैराग्राफ, ये वाला जो पैराग्राफ है सेकंड पैराग्राफ, इसमें पढ़ेंगे जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट था वो मतलब कैंसिल कैसे हुआ या ख़त्म कैसे हुआ, और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वो कैसे डेवलप हुआ। और जो थर्ड पैराग्राफ है, इस थर्ड पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे यहाँ तक कि जो न्यू जो कॉन्सेप्ट है, जो मोस्ट डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट है उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन बुक रीडिंग। सो तीनों पैराग्राफ की। सो मैनी साइंटिस्ट हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हीट। बहुत सारे साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का तो काम आपको पता है कि जस्ट उनको कोई चीज़ चाहिए फाइंड करने के लिए, तो हीट भी उनके लिए एक टास्क था। तो साइंटिस्ट लग गए हीट के पीछे कि हीट क्या है। तो हीट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। अप टू द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ, इट वाज कंसिडर्ड अ वेटलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरी। हीट को एक वेटलेस फ्लूइड माना गया, जिस वेटलेस फ्लूइड को क्या कहते हैं, दैट इज़ द कैलोरिक। आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है? 1 मिनट में वो लगा देता हूँ, इससे अच्छी आएगी। ठीक है, ओके, रिपीट करते थे जितना भी पढ़ा। तो मैनी साइंटिस्ट है, अब आ रही है ठीक से? सो मैनी साइंटिस्ट हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हीट। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत जद्दोजहद की कि वो हीट की नेचर को एक्सप्लेन कर सकें। अप टू द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ, इट वाज कंसिडर्ड अ वेटलेस फ्लूइड। जो हीट है उसको वेटलेस फ्लूइड माना गया, जिसे हम क्या कहते थे, तब कहते थे कैलोरिक, विच एग्जिस्टेड इन एवरी मटेरियल बॉडी। और ये जो हीट है, जो वेटलेस फ्लूइड है जिसको कैलोरिक कहा गया, उससे मतलब कि कहा गया कि ये हर मटेरियल बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्या क्या है हीट? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट हीट इज़ अ वेटलेस फ्लूइड नोन एज अ कैलोरिक।
एंड इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल बॉडी, हर मटेरियल बॉडी में ये हीट प्रेजेंट होती है. हॉट बॉडीज वर सेड टू कंटेन मोर हीट. लोड शेडिंग की प्रॉब्लम, सॉरी. ठीक है, तो इससे क्या जो मटेरियल बॉडी हैं ये हीट पहले ये कंसिडर किया जाता था कि ये जो हीट है सारे मटेरियल्स बॉडी के अंदर मौजूद होती है. जिन बॉडी में ये हीट ज़्यादा है यानी ये वेटलेस फ्लूइड जिसे कैलोरिक कहा गया था इन द ओल्ड कॉन्सेप्ट. सो जिन बॉडीज़ में ये ज़्यादा होगी दोज बॉडीज आर सेड टू बी एज हॉट बॉडीज़. और जिन बॉडीज़ में ये जो हीट है या कैलोरिक फ्लूइड है वो कम होगी उन बॉडीज़ को कोल्ड बॉडीज़ कहा गया. द कैलोरिक थ्री could explain satisfactorily many process such as a heat conduction and mixing of substance in calorimeter. कैलोरीमीटर हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, कैलोरीमीटर में क्या होता है, बेसिकली दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं और फिर एक सब्सटेंस की हीट मालूम होती है और दूसरे सब्सटेंस की हीट मालूम की जाती है. एक मिनट, दरवाजे पे कोई आया है, सॉरी फॉर दिस. अच्छा, तो चलिए रिपीट करते हैं. तो जो हॉट बॉडीज़ हैं उनमें ये कैलोरिक फ्लूइड ज़्यादा होता है और जो कोल्ड बॉडीज़ होती हैं इनमें ये कैलोरिक फ्लूइड कम होता है. इसलिए उनको हॉट बॉडीज़ कहते हैं क्योंकि उनमें कैलोरिक फ्लूइड ज़्यादा होता है. तो यही लिखा गया है. अच्छा, सेकंड लाइन में लिखा गया है कि इस थ्योरी के हिसाब से हम हीट कंडक्शन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैलोरीमीटर में जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं उनका जो फेनामेना है, मतलब कि कैसे मिक्स होते हैं, उनको भी इजीली उस फेनामेना को भी इस थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन किया जा सकता था. लेकिन क्या है कि ये थ्योरी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये जो न्यू कॉन्सेप्ट बना जो इस पैराग्राफ में हम पूरा पढ़ेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट से जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो डिस्क्रेडिट हुआ. ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हीट फ्लूइड वाज चैलेंज बाय काउंट रमफोर्ड एक साइंटिस्ट था. उसने इस कॉन्सेप्ट को गलत करार दिया, उसने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया. ही ऑब्जर्व वाइल सुपरवाइजिंग द बोरिंग ऑफ कैनान. ये एक मिलिट्री था, मतलब कि मिलिट्री इंजीनियर था जो मिलिट्री में काम होते हैं जैसे टैंक्स वगैरह बनाना. तो वहाँ ये सुपरवाइज़ कर रहा था, मतलब कि ऑब्ज़र्व कर रहा था जो भी काम वगैरह हो रहा था इन मिलिट्री बेसिस. तो ये क्या कर रहा था, जो कैनन बैरल्स हैं, मतलब कि जो टैंक्स के वाल्स होते हैं, तो उनको ड्रिलिंग वो उसके ड्रिल कर रहे थे. मतलब जो इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे थे वो उसको ड्रिल कर रहे थे. तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ड्रिलिंग उनमें से बहुत सारी हीट निकल रही थी. तो इस फेनामेना को इसने ऑब्ज़र्व किया और फिर इसने क्या किया कि अपना दिमाग चलाया कि ऐसा क्यों नहीं होता कि इन बैरल में से सारी हीट निकल जाए. क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हीट है वो उन मटेरियल्स बॉडी में अंदर मौजूद होती है. लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा था, जो कैनन बैरल्स थे उनको बोर किया जा रहा था, उनमें होल बनाया जा रहा था. तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट बहुत सारी हीट निकल रही थी. ठीक है, उनमें से बहुत सारी हीट निकल रही थी. तो इसने इसके दिमाग में सवाल आया कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ये सारी हीट निकल के ऐसी पॉइंट क्यों नहीं आती कि इसमें से हीट निकलना बंद हो जाए. तो फिर इसका यहाँ से दिमाग फिरा. फिर इसने क्या किया, अपना एक साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट किया. तो चलते हैं रीडिंग पे. ही ऑब्जर्व वाइल सुपरवाइजिंग द बोरिंग ऑफ कैनन दैट एज कैनन बैरल्स वर बीइंग बोर्ड. जैसे ही जो कैनन के बैरल्स थे उनकी बोरिंग की गई, अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट वाज गिवन ऑफ. उस बैरल से बहुत सारे अमाउंट में हीट बाहर निकल रही थी. अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक थ्योरी, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज अ
कैलोरिक थ्योरी जो दी गई थी इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century. So according to caloric theory, since the metal chips cut off by the drills have lost caloric. अच्छा ये पॉइंट मैंने नहीं बताई. तो जैसे ही उनको बोर किया जा रहा था तो छोटे छोटे मेटल चिप्स बन रहे थे, ठीक है, और जो हीट निकल रही थी अकॉर्डिंग टू इस कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से जो हीट निकल रही थी, ये मेटल चिप्स हीट लॉस करके फिर उस मेटल बॉडी से निकल रहे थे. इसका मतलब है कि जो मेटल चिप्स थे उनके अंदर अब कोई भी हीट मौजूद नहीं है, कोई भी कैलोरिक उनके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है. तो लेकिन ऐसा हुआ है नहीं. अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक थ्योरी, सिंस मेटल चिप्स कट ऑफ बाय द ड्रिल हैव लॉस्ट कैलोरिक. जो मेटल चिप्स ड्रिलिंग के प्रोसेस के नतीजे में बने थे, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हीट लॉस्ट कर दी और लॉस्ट करने के बाद क्या हुआ, ये उस मटेरियल से सेपरेट हो गए. लेकिन ऐसा नहीं था. द हीट गिवन ऑफ इन द ड्रिलिंग प्रोसेस, ठीक है, जो ड्रिल प्रोसेस कर रहे थे जिसके नतीजे में हीट निकल रही थी, तो वो दरअसल हीट किसकी थी, इन मेटल चिप्स की थी. ये अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था. एक्चुअल में क्या था, द चिप्स शुड नॉट बी द सेम एज द ओरिजिनल मेटल. मतलब कि कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक अब उन मेटल चिप्स ने क्या कर दी, अपनी पूरी हीट लॉस कर दी. तो उसकी हीट की एबिलिटी, उन मेटल चिप्स की हीट की एबिलिटी और जो ओरिजिनल मेटल था उसकी एबिलिटी हीट को होल्ड करना या फिर रिलीज़ करना, वो अब चेंज होना चाहिए. लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था. बट रमफर्ड वॉज अनेबल टू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द चिप्स एंड द ओरिजिनल मेटल. लेकिन रमफर्ड क्या था, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आया, कोई भी डिफरेंस उसने ऑब्ज़र्व नहीं किया. ये रमफर्ड ने खुद एक्सपेरिमेंट किया. उस एक्सपेरिमेंट में उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मेटल चिप्स बन रहे थे और जो ओरिजिनल मेटल था, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, ठीक है. बट रमफर्ड वाज अनेबल टू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द चिप्स एंड द ओरिजिनल मेटल इन रेस्पेक्ट टू देयर एबिलिटी टू होल्ड और गिव ऑफ हीट. उन दोनों मेटल चिप्स और ओरिजिनल मेटल की जो एबिलिटी थी हीट को होल्ड करना और उस हीट को रिलीज़ करना, ये दोनों की एबिलिटी मेटल चिप्स और ओरिजिनल मेटल की सेम थी, ठीक है. तो काउंट रमफर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया. लेकिन कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, सिंस द मेटल चिप्स कट ऑफ लॉस्ट दियर, यहाँ पे सही है कैलोरिक थ्योरी, सिंस मेटल चिप्स कट ऑफ बाय द ड्रिल हैव लॉस्ट कैलोरिक. कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से जो मेटल चिप्स थे उन्होंने हीट लॉस कर दी, अब उनकी एबिलिटी ओरिजिनल मेटल से सेपरेट हो गई. लेकिन जो काउंट रमफर्ड ने खुद एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से दोनों की एबिलिटी सेम थी, ठीक है. आगे चलें. सो इन ऑर्डर टू फर्दर इन्वेस्टिगेट इट, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए रमफर्ड मेड यूज़ ऑफ वेरी डल ड्रिल. रमफर्ड ने बहुत ही डल ड्रिल यूज़ की. डल ड्रिल मतलब कि ऐसे ड्रिल जो मेटल को काट ना सके लेकिन उसमें से हीट निकले. विच वाज अनेबल टू कट द मेटल, जो मेटल को काट नहीं सकती थी. हीट वाज इवोल्व इन अपेरेंटली अनलिमिटेड क्वांटिटी. तो उसमें से लेकिन हीट निकल रही थी, मेटल कट नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसमें से बहुत ही बड़े अमाउंट में, वेरी लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही थी. तो ये इसने क्या किया कि ड्रिल करता गया. देखिए कोई तो ऐसी पॉइंट आएगी जो इस मेटल में से पूरी हीट निकल जाए, और ऐसी पॉइंट आए जो ड्रिलिंग भी हो रही हो और उसमें से हीट भी ना निकले, ठीक. लेकिन ऐसी कोई पॉइंट नज़र ही नहीं आई, क्योंकि ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये गलत कॉन्सेप्ट है और इसको गलत इसी बेसिस पे कहा गया, ठीक है. रमफर्ड मेड यूज ऑफ वेरी डल ड्रिल व्हिच वाज अनेबल टू कट द मेटल. हीट वाज इवोल्व्ड इन अपेरेंटली अनलिमिटेड क्वांटिटी एज लॉन्ग एज द बोरर वाज रोटेड एंड द सप्लाई ऑफ हीट वाज इन एक्स हैज टू बी लाइक, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ठीक है. तो हीट तो निकल रही थी लेकिन वो हीट निकलना बंद नहीं हो रही थी. अगर वो हीट फ्लूइड के फॉर्म में होती और उस मटेरियल के फॉर्म में मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होती तो वो निकलना बंद हो जाती. लेकिन इसने इसकी कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आई. तो इसने ये कहा, ही कंक्लूडेड, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का इसने रिज़ल्ट ये निकाली दैट हीट वाज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द बोरर.
जो हीट निकल रही थी वो बोरर के रोटेशन की वजह से निकल रही थी, एंड नॉट फ्रॉम द मेटल इटसेल्फ, वो मेटल में से अंदर में से नहीं निकल रही थी, वो उस बोरर की रोटेशन की वजह से निकल रही थी, मतलब कि मैकेनिकल वर्क की वजह से वो हीट निकल रही थी। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है हीट का वो रॉन्ग कैसे हुआ। ठीक, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? आवाज़ प्लीज़ कोई कमेंट में बता दें, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? प्लीज़ एनीवन कमेंट सेक्शन में बता दें, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? आवाज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे, जो हीट का न्यू कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, कौन सा एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, जो हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में जो भी एक्सपेरिमेंट पढ़े काउंट रमफर्ड के, तो उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें ये क्या पता चला, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय जोल, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए सर जेम्स प्रिस्कॉट जोल, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो साइंटिस्ट केम टू इंटरप्रेट, और दोनों एक्सपेरिमेंट के नतीजे में साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया या ये बात उन्होंने मानी दैट हीट नॉट एज अ फ्लो ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, हीट सब्सटेंस का फ्लो नहीं है। ठीक है, अब सब्सटेंस का फ्लो कैसे है कि जो मेटल चिप्स बन रहे थे, तो मतलब एक सब्सटेंस भी फ्लो कर रहा था, ओरिजिनल मेटल से मेटल चिप्स बन रहे थे और वो उससे सेपरेट हो रहे थे, मतलब सब्सटेंस भी फ्लो हो रहा था। ठीक है, हीट के फ्लो करने के साथों साथ, तो जो हीट है वो इस सब्सटेंस का फ्लो नहीं है, दैट इज़ द कैलोरिक, but is a transfer of energy when heat flows from a hot body to a cold one। बल्कि हीट क्या है, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है। कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होती है और कोल्ड बॉडी में चली जाती है। ठीक है, तो हीट क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट, कि हीट किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद नहीं होती। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है, कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ द फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड वन। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये थी पूरी हीट की जो न्यू कॉन्सेप्ट है, ये कैसे डेवलप हुआ। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि हीट के कैरेक्टरिस्टिक आज के दौर में क्या हैं, अब वो पढ़ेंगे जो हमारे बुक में लिखे हुए हैं। सो इट इज़ द एनर्जी दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हीट क्या है, हीट एनर्जी है जो ट्रांसफ़र करती है हॉट बॉडी से या हॉट ऑब्जेक्ट से टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, और कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ वो ट्रांसफ़र होती है। द हीट रिफर्स टू द, अच्छा नेक्स्ट पेज चले, नेक्स्ट पेज हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सो द हीट रिफर्स टू द एनर्जी, इसलिए हीट हम रेफ़र करते हैं ऐसी एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर। इसलिए हीट को क्या है कि हीट ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। लाजमी बात है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर होगा और कोल्ड बॉडी का कम टेम्परेचर होगा, तो दोनों बॉडीज़ के दरमियान क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो हीट ऐसी एनर्जी है जो दो बॉडीज़ की जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, और उन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना होगा तो ये जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र ही नहीं करेगी। सो हीट इज़ नॉट एनर्जी दैट अ बॉडी कंटेन्स इन इट। हीट ऐसी एनर्जी नहीं है जो बॉडी के अंदर समाई हुई है,
बल्कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर. Alright, so it refers to the amount of energy heat refers to the amount of energy transferred from the hot to a cold body. तो हीट किसको रेफ़र करते हैं कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करती है. इस टॉपिक में हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी और बहुत ज़्यादा दफ़ा है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब ट्रांसफ़र तो हो गई, अब इस हीट एनर्जी का क्या बनेगा अब वो पढ़ते हैं जो हमारे बुक में मेंशन है. वंस द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एक बार हीट एनर्जी किसी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई टू अ बॉडी, द इंटरनल ऑलराइट कहाँ पे थे, इज ट्रांसफर टू अ बॉडी, इट इज़ कन्वर्टेड इन टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है, हीट एनर्जी किसी बॉडी में ट्रांसफ़र तो हो गई, लेकिन अब ये क्या करेगी, ये हीट एनर्जी उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक, तो ये हीट थी कि ट्रांसफ़र क्यों करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज़, और ट्रांसफ़र होने के बाद ये उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी की बारी है. तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी. ठीक है, तो हीट इंटरनल एनर्जी क्या है कि जितनी भी बॉडी के अंदर माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है. माइक्रोस्कोपिक मतलब क्यों टर्म यूज़ किया गया है यहाँ, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ही छोटी होती है, इसकी अमाउंट बहुत ही मतलब कि माइक्रोमीटर्स में होते माइक्रोजोल्स में होती है, माइक्रोमीटर्स में नहीं, माइक्रोजोल्स में. ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो माइक्रोजोल्स में होती है या नैनोजोल्स में होती है, मतलब कि बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक. और पोटेंशियल एनर्जी भी इनकी बहुत कम होती है, तो यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज एंड माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द बॉडी, उस बॉडी में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द हीट, इंटरनल एनर्जी, नॉट हीट. सही है. उसके बाद ऐसा यूनिट है हीट का, ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज़ द जूल. CGS सिस्टम, CGS में इसका यूनिट क्या है, कैलोरीज. ठीक है, और FPS में हीट का यूनिट क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट. ठीक है, तो ऐसा यूनिट जूल, CGS सिस्टम कैलोरीज एंड द FPS सिस्टम ब्रिटिश थर्मल यूनिट. तो ये यूनिट आपको याद होने चाहिए, और इन यूनिट्स की वो क्या कहते हैं, कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए. ठीक है, अगर जोल्स में मिली हुई हैं तो कैलोरीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कैलोरीज में मिली हुई हैं तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो ये था पूरा हीट का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो चलो थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हीट का ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा कि जो हीट होती है ये एक वेटलेस फ्लूइड है जो हर बॉडी में प्रेजेंट होती है, और इससे हम दो मेथड को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज़ द हीट कंडक्शन एंड द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इन कैलोरीमीटर. एक्चुअली ये मैं बता रहा था, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से मैं नहीं बता पाया. कैलोरीमीटर क्या होता है. अच्छा, बेसिकली हीट जब हम मेजर करते हैं वो कैलोरीमीटर की मदद से मेजर करते हैं, और इस कैलोरीमीटर आगे हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस कैलोरीमीटर में हीट मालूम करने के लिए दो सब्सटेंस होते हैं, उनको मिक्स करते हैं. एक सब्सटेंस की हीट हमें मालूम होती है और जिसकी और दूसरे की मालूम नहीं होती. तो वो दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, उनके दरमियान हीट का फ्लो होता है. वो किस तरीके से होता है, उसका फेनामेना क्या होता है, तो वो हम कैलोरिक थ्योरी से एक्सप्लेन कर पा रहे थे. लेकिन रिफ्लेक्शन कैसे होती है. ठीक है, हीट एनर्जी हीट कंडक्शन हो या कन्वेक्शन कैसे होती है, नॉट रिफ्लेक्शन, कन्वेक्शन कैसे होती है, मतलब कि सूरज सनलाइट है, सनलाइट से जो बॉडीज़ गर्म कैसे हो जाती हैं. ठीक है, तो ये ऐसे तरह से छोटी छोटी बातें थी जो ये थ्योरी एक्सप्लेन ना कर पा रही थी. ठीक है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया सर काउंट रमफर्ड का, उसने एक्सपेरिमेंट किए जिसमें इसने क्या किया
कि मेटल को डल ड्रिल की मदद से बोर किया, उसमें से हीट निकल रही थी। फिर इसने कहा कि ये हीट अगर उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हीट निकलना बंद क्यों नहीं हो जाती। ऐसी पॉइंट आए कि हीट बंद हो जाए, लेकिन इसने ऐसी कोई पॉइंट आ ही नहीं रही थी। फिर इसने क्या कहा, इसने अपनी थ्योरी दी, उसमें इसने कहा कि जो हीट है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, हीट निकलती है जस्ट बिकॉज ऑफ द बोरिंग ऑफ द बोरर, ठीक है, ओ सॉरी रोटेशन ऑफ द बोरर। तो बोरर की रोटेशन। फिर सर जेम्स प्रिस्को जोलिस ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। साइंटिस्ट जोल साइंटिस्ट था, जिसकी वजह से इसका ऐसा यूनिट भी जोल हुआ हीट का। तो वो एक्सपेरिमेंट बुक में मेंशन नहीं है, वो हायर क्लास में होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट बना कि जो हीट होती है वो सब्सटेंस के अंदर मौजूद नहीं होती है, बल्कि इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। फिर हमने हीट के बारे में पढ़ा कि हीट उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि हीट फ्लो होती है बिटवीन टू बॉडीज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद फ्लो होने के बाद वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, राइट। फिर यूनिट सीट के पढ़े। तो ये बातें आपको बिल्कुल आनी चाहिए, जो भी मैंने अभी रिपीट करी, जो सुपरफिशियल लेवल में मैंने आपको बताया। उसके बाद है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है? सो इफ़ वी टेक टू बॉडीज़, अगर हम दो बॉडीज़ को लेते हैं, वी कैन से बाय द सेंस ऑफ टच वेदर वन इज़ हॉटर देन द अदर। हम टच करके, दो बॉडीज़ को टच करके हम बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी हॉट है और कौन सी बॉडी हॉट नहीं है, मतलब कि कोल्ड है। मतलब कि कौन सी कोल्ड है, मतलब दो बॉडीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा हॉट है, ठीक है, बाय द सेंस ऑफ टच। लेकिन हम ये नहीं बता सकते बाय द सेंस ऑफ टच कि वो कितनी हॉट है, ठीक है, कितनी सेल्सियस डिग्री, मतलब कि मेजरमेंट तो नहीं कर सकते बाय द सिंपली सेंस ऑफ टच। तो किसी की इस कंपेयर को अगर हम मेयर कर सकें तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन हाउ मच हॉटर। हम बाय सिंपल सेंस ऑफ टच से ये तो मालूम कर सकते हैं कि एक बॉडी ज़्यादा हॉटर है, ठीक है, देन द अदर वन। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन हाउ मच हॉटर, लेकिन ये इम्पॉसिबल है बाय द सेंस ऑफ टच कि वो कितनी हॉट है, ठीक है। इट इज़ एट अ पर्टिकुलर टाइम देन द अदर, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो दूसरी बॉडी से कितनी ज़्यादा हॉट है, ये हम सिंपल सेंस ऑफ टच से नहीं बता सकते हैं। वी फाइंड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हॉटनेस बाय सेंस ऑफ टच। डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कि नंबर ऑफ हॉटनेस, ठीक है। सो तो हमने इस दो लाइन्स में ये देखा कि बाय सिंपल सेंस ऑफ टच हॉटनेस की डिग्री यानी हॉटनेस का नंबर मालूम करना इम्पॉसिबल है। सो द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस में बी टर्म्ड एज अ टेम्परेचर, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से कितने नंबर्स में हॉट है, कितने नंबर्स में ज़्यादा हॉट है, तो इस नंबर वाली डिटर्मिनेशन को, मतलब कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सो द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस में बी टर्म्ड एज द टेम्परेचर। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं टेम्परेचर की। एक और भी डेफिनेशन है, दैट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, टोटल मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उस दैट इज़ आल्सो इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट। और हीट की एक और भी डेफिनेशन है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ द हीट। इंटरनल एनर्जी में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, but the heat energy it is the sum of the kinetic energy of all molecules of the body. और temperature is it is the average kinetic energy of molecules of the body, all right। so ये definition भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। that is the thermal equilibrium। बिफोर डिस्क्राइबिंग द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाता है, इसको
डिस्क्राइब करने से पहले हम पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इट इज़ अप्रोप्रिएट हेयर टू डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना लाजमी है। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडीज़ हैं उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस है, जब उसको थर्मली कॉन्टैक्ट करेंगे तो क्या होगी, हीट फ्लो होगी। हीट फ्लो करेगी, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से फ्लो करेगी, और किस बॉडी में जाएगी, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। इट मीन्स द हीट एनर्जी इट विल फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द cold body. All right. When two bodies at a different temperature are brought in thermal contact with each other, the heat starts flowing from the hot body to the cold body. तो हीट एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। लेकिन वो ट्रांसफ़र कब तक होगी, कोई तो ऐसी पॉइंट होगी जब वो ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी। तो वो क्या होगी, तब तक ट्रांसफ़र होगी जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो हीट होगी वो जब ट्रांसफ़र करके पूरी हो जाएगी, मतलब कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जब तक इक्वल हो जाएगा उसके बाद हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों बॉडीज़ नाउ बोथ बॉडीज़ आ रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे कि एक बॉडी है उसका टेम्परेचर फलां है, दूसरी बॉडी उसका टेम्परेचर फलां है। कभी कभी तो तीसरी बॉडी भी डाल देते हैं, तीसरी बॉडी है उसका टेम्परेचर फलां है और तीनों बॉडीज़ थर्मल कॉन्टैक्ट में है। तो बताओ उसका वो कौन सी ऐसी पॉइंट होगी जिस पे थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो उसका फार्मूला लिख लें, थर्मल इक्विलिब्रियम इट इज़ इक्वल टू T1 + T2 अपॉन 2। ठीक है, दो बॉडीज़ होंगी तो T1 T2 अपॉन 2, तीन बॉडीज़ होंगी तो T1 + T2 + T3 अपॉन 3। ठीक है, मतलब एवरेज वाला फार्मूला, ये एवरेज मैथमेटिक्स में आप जाएंगे तो एवरेज का फार्मूला ऐसे होता है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका क्या है कि एवरेज ले लें। तो जितनी भी बॉडीज़ हैं उसके टेम्परेचर के आप एवरेज ले लेंगे तो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, उससे पहले इस टॉपिक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी लाइन्स हैं जिसकी जो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको कोई चीज़ रिपीट करवानी हो तो प्लीज़। आगे बढ़ें। चलो, किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। किसी को भी क्वेश्चन नहीं है? पता नहीं आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, टेम्परेचर की डेफिनेशन सही है। एक तो टेम्परेचर की डेफिनेशन ये हो गई कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, पहली डेफिनेशन ये। और दूसरी डेफिनेशन ये हुई कि इट इज़ द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज होता है दैट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आया या फिर रिपीट करें? पहली डेफिनेशन, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। और सेकंड डेफिनेशन, इट इज़ द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की डेफिनेशन थी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन प्लीज़?
यह पूरा लेक्चर समझ में आ गया? तो ठीक है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसमें से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन होंगी। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए जाएं, ठीक है, उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो हम मेंशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट। तो अगर इस जो आज हमने टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये सारा यहाँ से निकाला गया है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो क्लास ऑफ करें। तो ओके, खुदा हाफिज़, क्लास इज़ ऑफ नाउ।